और उसको इंटरेस्ट मिलेगा और इसको पैसा दिया जाता है और इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, नहीं तो अमाउंट डाल दे जाएगा बैंक में और समय के बाद निकाल देगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक शुरू हो चुका था, उसका एक लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है। आज दूसरा लेक्चर है। पहले वाले में हमने इकोनॉमिक्स का नेचर वगैरह देखा था, इसका ओरिजिन देखा था। आज उससे थोड़े से आगे की बात करते हैं और धीरे धीरे अपने टारगेट तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है, इकोनॉमिक्स का जो पर्सपेक्टिव है, इसको लेकर के दो तरह के पर्सपेक्टिव या थॉट्स या स्कूल्स हमारे सामने आते हैं। ठीक है, इसको लेकर के दो तरह के थॉट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, दो तरह के थॉट्स आते हैं, लेकिन इसमें मैं कोशिश किया एक और ऐड करने को, जो एक्स्ट्रा में रखा होता है यहीं पर एक साथ मैं दे दिया हूँ। ठीक है, एक आपका थॉट मिलेगा जिसको कहते हैं इंग्लैंड का थॉट। ठीक है, एक इंग्लैंड का थॉट आपको मिलेगा और इसके बाद से एक थॉट मिलेगा आपको जर्मनी का थॉट मिलेगा। ठीक है, वहीं पर एक थॉट हम एक और ऐड कर लेते हैं जिसको कहते हैं अमेरिकन थॉट। अमेरिकन थॉट का मतलब वहाँ के थिंकर्स ने क्या थॉट दिया, इकोनॉमिक्स को लेकर के क्या विचार रखे हैं। जर्मनी के थिंकर्स ने क्या क्या विचार रखे हैं, या इंग्लैंड के थिंकर्स या इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या विचार रखे हैं। इसको इंग्लैंड स्कूल्स भी कहते हैं, जर्मनी स्कूल भी कहते हैं और अमेरिकन स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लैंड वाले की बात करते हैं। जो इंग्लैंड का थॉट है, इसमें कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान है। ये जो अर्थशास्त्र ये वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है। मतलब क्या हुआ, रियल साइंस की बात हो रही है। ये जो अर्थशास्त्र है ये रियल साइंस है, मतलब प्योर साइंस की बात हो रही है। कौन मान रहा है, इंग्लैंड के थिंकर्स मान रहे हैं, या इंग्लैंड स्कूल मान रहा है, या इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो ये अर्थशास्त्र को किस रूप में लेते हैं, ये मानते हैं अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। एक आदर्श विज्ञान है। ठीक है, यानी आइडल साइंस है, एक तरह का आइडल साइंस है। साइंस की तरह है बट प्योर साइंस नहीं है, ये लोग ये कहते हैं। पूरी तरह से साइंस नहीं, ये पूरी तरह से साइंस मानते हैं, एकदम रियल, ये आदर्श विज्ञान मानते हैं। वहीं अमेरिकन थिंकर्स की बात करें, सभी नहीं, एक विशेष तरह के विशेष थिंकर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर फ्रेडमैन। ये कहते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है ना पूरी तरह से वास्तविक, मतलब ये कहते हैं कि ये वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। मतलब ये दोनों को लेकर के चलते हैं अर्थशास्त्र को। ये कहते हैं ये जो अर्थशास्त्र है ये वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। मतलब ये कहीं पर अपने आप को रियल साइंस की तरह दिखाता है और कहीं पर अपने आप को स्यूडो साइंस की तरह दिखाता है, मतलब छद्म विज्ञान की तरह दिखाता है। विज्ञान नहीं है लेकिन अपने आप को दिखाता है। ठीक है, तो क्या क्या बताया, तीन तरह के स्कूल्स आपको बता दिया। पहला इंग्लैंड स्कूल, जर्मनी स्कूल और अमेरिकन स्कूल। यहाँ पर इंग्लैंड वाले क्या मानते हैं, इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं, इंग्लैंड की विचारधारा क्या मानती है, जो अर्थशास्त्र है ये वास्तविक विज्ञान है। जर्मनी के थिंकर्स इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि यह आदर्श विज्ञान है। और वहीं दूसरी ओर अमेरिकन थिंकर्स क्या मानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वास्तविक और आदर्श दोनों विज्ञान है, दोनों को लेकर के चल रहा है। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब ये लोग अपने आप में लगे हुए हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो है क्या चीज़, तो यहीं पर एक व्यक्ति आ जाते हैं इन लोगों में सोल्यूशन कराने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए। उनका नाम है प्रोफेसर रॉबिन्स। इनका नाम है, एक ही जगह सारी बातें लिख दे रहा हूँ, प्रोफेसर रॉबिन्स। ये आ जाते हैं, इन तीनों को समझाते हैं और क्या कहते हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका काम होता है विश्लेषण करना, न कि आलोचनाएं करना। ये लोग क्या करना है, अपने आप में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। जर्मन वाला जो है इंग्लैंड वाले की बुराई कर रहा, नहीं मान रहा, इंग्लैंड वाला अमेरिकन वाले की बुराई कर रहा, अमेरिकन वाला फिर जर्मन वाले की बुराई कर रहा। मतलब ये लोग एक दूसरे की जो विचारधारा है
उसको मानने से बिल्कुल एग्री नहीं करते, वो लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इनका अपना अपना विचार उसी को मान रहे हैं। तो इन तीनों के बीच आलोचनाओं का दौर चल रहा है, आलोचनाएं चल रही हैं। तो वहीं पर प्रोफेसर रॉबिन्स आते हैं और अपना स्टेटमेंट कोट कराते हैं, अपने स्टेटमेंट देते हैं कि जो अर्थशास्त्री होता है, दिखाई दे रहा, ये जो अर्थशास्त्री होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब एनालाइज करना, चीज़ों को विश्लेषण करना होता है, ये काम होता है, न कि आलोचना करना। ये उनका स्टेटमेंट है जिसके कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। 3 कीवर्ड में सारी बातें लिखी हैं। उनका स्टेटमेंट रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि जो अर्थशास्त्री होता है उसका काम होता है विश्लेषण करना, न कि आलोचनाएं करना। वही यहाँ पर लिख दिया, अर्थशास्त्री का जो काम होता है विश्लेषण करना होता है, एनालाइज करना होता है, न कि क्रिटिसाइज करना। ये एनालाइज करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ये अपने काम में लगा होता है। ठीक है, इन लोगों की बात हो ही रही होती है जब तक एक नए थिंकर आ जाते हैं। पहले इन लोगों को देख लेते हैं, एक बार रिव्यू करा देता हूँ, दोबारा से देख लीजिएगा, फिर इसको हटाता हूँ, दूसरी चीज़ें लिखता हूँ। पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स देख रहे थे, अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण देख रहे थे। तो 3 तरह की विचारधाराएं हमको मिलती हैं। पहला इंग्लैंड वाले, दूसरा जर्मनी वाले, तीसरा अमेरिकन। यहाँ इंग्लैंड वाले मानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है, मतलब रियल साइंस है। जर्मनी वाले मानते हैं आदर्श विज्ञान मतलब स्यूडो साइंस है। और अमेरिकन वाले मानते हैं कि ये दोनों के गुण लेकर के चलता है। प्रोफेसर रॉबिन्स आते हैं, इन लोगों को समझाते हैं, बोलते हैं अर्थशास्त्री का जो काम होता है विश्लेषण करना होता है, एनालाइज करना होता है, ना कि क्रिटिसाइज करना, ना कि आलोचनाएं करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग अभी विचार अपना जो भी थॉट्स रहता है, विचार खेल रहे होते हैं, एक दूसरे की बुराई वगैरह खेल रहे होते हैं। तभी एक थिंकर आ जाते हैं जिनका नाम है रैगनर फ्रिश्च। ये आते हैं 1935 में। और क्या बात सुन लिए थे? ये बात सुने थे कि जो अर्थशास्त्री का काम होता है विश्लेषण करना होता है, मतलब अर्थव्यवस्था को विश्लेषित करे, एनालाइज करे। जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ यार, इकोनॉमिस्ट जो होता है उसका यही तो काम होता है। लेकिन जो विश्लेषण करेगा तो अर्थशास्त्र को कुछ और अच्छा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ईजी करना होगा, जिससे ये लोग अपना जो एनालाइज है वो बड़े ईजी वे में कर सकें। तो क्या करते हैं ये रैगनर फ्रिश्च, अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है, सॉरी अर्थव्यवस्था बोल रहा हूँ, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट देते हैं। पहले का नाम रखते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को नाम रखते हैं, दूसरे पार्ट को नाम देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी में कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, 2 तरह के पार्ट में बांट दिया है। अब देखिएगा क्या होता है। ये नाम से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म की बात हो रही है। जब भी हम कहीं छोटी सी जगह के अर्थव्यवस्था के बारे में, जो छोटी सी यूनिट होगी, छोटी सी इकाई होगी, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जब बात करेंगे ना, तब उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मान लो किसी के घर की अर्थव्यवस्था देखनी है, कि वहाँ कितना पैसा आता है, कितना खर्च हो रहा है, वहाँ के लोगों पर कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के पैसे खर्च करने की पावर कितनी है, ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट की जाती हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहाँ पर कैलकुलेट होगी? यहीं पर कैलकुलेट होगी। कोई घर की अर्थव्यवस्था हो गई, किसी फैक्ट्री की अर्थव्यवस्था हो गई, कोचिंग की अर्थव्यवस्था हो गई, कॉलेज की हो गई, स्कूल्स की हो गई। तो यहाँ ये सब चीज़ों की अगर अर्थव्यवस्था हम देखेंगे तो वो किस में आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोई बड़े या वृहद क्षेत्र की बात करेंगे, ब्रॉड एरिया की बात करेंगे, तब यह आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे मान लो किसी देश की अर्थव्यवस्था जाननी, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना, मतलब उस देश की नेशनल इनकम निकालनी है, मान लो उस देश की जीडीपी को काउंट करना है, मान लो उस देश के जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको पता करना है, मान लो उस देश का पीसीआई निकालना है। ये सब क्या हो रहा है? बड़े लेवल पे देखा जा रहा। तो जब भी बड़े लेवल पे कोई चीज़ देखी जाएगी ना, तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं पर से आएंगे। लगभग 80 to 90% या 95 तक लेकर के चले जाइए, 90% तक एक
एवरेज वैल्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, रेफरेंस दे रहा हूँ। 90% जो सिलेबस है आपका या क्वेश्चंस होते हैं यहीं से आते हैं, बाकी थोड़े बहुत 10% में यहाँ पर आ जाता है, बाकी सब कुछ यहीं से आता है। तो हम लोग इसी में से सारी बातें देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या क्या बताया स्कूल्स के बारे में, फिर उसको बताया कि कौन आता है, समझाते हैं इन लोगों को, फिर उसको समझाने के लिए ये आ जाते हैं और क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इकोनॉमिक्स को 2 भागों में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दृष्टिकोण देख लिए, अर्थशास्त्र के 2 भाग देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये इकोनॉमिक्स लिखा हूं मैं, इकोनॉमी है, इकोनॉमी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा, तो अभी से इससे पहले से मैं क्या पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक्स बता रहा था, मतलब अर्थशास्त्र बता रहा था। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, क्या चीज़ अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे, इकोनॉमिक्स, या हिंदी में इसको कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अचानक से एक टर्म आ गया इकोनॉमी, या जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या, अभी तक हमारा ये था, इसमें ये कंप्लीट हो गया, हमारा जो इकोनॉमिक्स था ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ बस बच जाती है इसके जो थिंकर्स वगैरह हैं उनको देखने को। तो थिंकर्स में रटने वाली चीज़ें हैं, कोशिश करूँगा इसको एंड में या बीच में कभी टेस्ट बदलना हुआ तो इसको डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो हमारे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, थिंकर्स बस बचे हुए हैं, इकोनॉमी। अब इस दोनों में अंतर क्या है ये हमको समझना पड़ेगा बड़ी बारीकी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले परिभाषा के रूप में फिर समझेंगे। मानव की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, कैसे, सैद्धांतिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में, ठीक है। तो कैसे, सैद्धांतिक रूप में, कैसे, सैद्धांतिक रूप में, मतलब कोई किसी व्यक्ति के पास पैसा आया है तो कैसे खर्च करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, ये सारी जो बातें थी ना सैद्धांतिक रूप में लिखे रहेंगे, लिखा केवल रहेगा, उसका कोई प्रैक्टिकल रूप हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये बुक्स की बात हो रही, केवल बुक में सारी बात, इकोनॉमिक्स का बुक लेंगे तो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्या नियम क्या कानून होंगे, सारी बातें। लेकिन जब इसी को हम ग्राउंड पर लेकर के जाते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, इसका प्रायोगिक रूप हमको देख लेते हैं, प्रायोगिक या इसका प्रैक्टिकल रूप जो होता है, प्रैक्टिकल रूप जो होता है ये कहलाता है अर्थव्यवस्था। मतलब केवल इसमें पढ़ने का काम करते हैं नियम कानूनों को, और यहाँ पर अप्लाई करने का काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीडीपी, ठीक है, तो जीडीपी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, किसी देश के भूभाग के अंदर एक साल में जितना आय और व्यय हुआ, जितना उत्पादन और उसका सारी लागत हुआ है, जिसकी कीमतें आई हैं, उसका एक साल का पूरा वैल्यू निकाल करके परसेंटेज में बताते हैं जीडीपी। अब ये तो हमने पढ़ लिया केवल ये केवल पढ़ा हमने, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूप हमको कहाँ देखने को मिलेगा, उसका प्रैक्टिकल रूप देखने को मिलेगा यहाँ पर। हम पूरी चीज़ों को ग्राउंड पे जाकर के देखेंगे, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, विदेशों से कितना आ रहा है, कितना हम भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं प्रैक्टिकल के रूप में, पहली बात। दूसरा, एक सब्जेक्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जियोग्राफी के बारे में, ठीक है, जियोग्राफी, और इसी को मैं दूसरे तौर पर लिखता हूँ इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इकोनॉमी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अब इन दोनों में उल्टा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशन है। कैसे देखिएगा, जब मैं जियोग्राफी लिखा हूँ तब ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है, भूगोल, ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है। कैसे, जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, ठीक है, और भूगोल क्या होता है, पूरा पृथ्वी। जब हम केवल ज्योग्राफी बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में एक चीज़ है, हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई, तो हम पूरे पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं, मतलब अब हमारा क्राइटेरिया जो था वो फिक्स हो गया कि अब हमको कहाँ का भूगोल देखना है, कहाँ की ज्योग्राफी देखनी है। अब हमको केवल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखना है, इससे बाहर का हम नहीं देखेंगे। जब मैं पूरा भूगोल बोला तो मतलब पूरे भूगोल की बात हो रही थी, लेकिन जब मैं इंडियन ज्योग्राफी बोल दिया मतलब क्या हुआ कि अब केवल इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में देखा जाएगा। यानी क्या बता रहा हूं, इस शब्द के आगे, इस विषय के आगे
या पीछे अगर हम कोई शब्द लगा देते हैं तब ये अधूरा हो जाता है, तब ये अधूरा हो जाता है। लेकिन सॉरी, हाँ यही बोल रहा हूँ, उल्टा बता दिया। मतलब अगर कोई इसके आगे या पीछे कोई शब्द नहीं लगाते, कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगाते, कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाते, तब ये अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन जब हम इसके आगे या पीछे कोई देश या कोई शब्द लगा देते हैं तब ये लिमिटेड हो जाता है, मतलब अधूरा हो जाता है, ये सीमित हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये अपोजिट चलता है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है, अभी अपने आप में कंप्लीट है। ऐसा है क्या? नहीं है। आप लोगों को लगा हो कंप्लीट है। इकोनॉमी यहां पर मैं बोल केवल अर्थव्यवस्था, तो किसकी अर्थव्यवस्था पता होनी चाहिए ना। मैं बोलूं ऐसे खड़ा होकर के बोल रहा हूं अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप गेस तो कर लेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता है क्या कि मैं किस बारे में बात करूं, कहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बोलूं अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे देश घूमने लगे होंगे, लेकिन कौन से देश की बात कर रहा हूं, तो अपने आप में ये अभी अधूरा है। लेकिन जब इसके आगे या पीछे कोई शब्द लगा दे, इंडियन इकोनॉमी, अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ की इकोनॉमी की बात हो रही, तब ये जो शब्द होता है, ये सब्जेक्ट होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी में आगे या पीछे कोई सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये अधूरा हो जाएगा, इसमें आगे पीछे कोई सब्जेक्ट लगाएंगे तो ये अपने आप में पूरा हो जाएगा। मतलब दोनों में इन्वर्स रिलेशन हो गया। समझ में आया? तो हम क्या पढ़ने वाले, हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, और इकोनॉमी में भी हम कौन सी ऐसी इकोनॉमी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो चीज़ें पूछी जाती हैं हम केवल उनके बारे में डिस्कस करने वाले, फालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे। और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इस एग्जाम के लिए अलग पढ़ेंगे, ये वाले एग्जाम के लिए अलग पढ़ेंगे, बार बार मेहनत कराने वाला काम नहीं है। अच्छी बात है आप लोग एक बार पढ़ें, सिलेक्ट हो जाए, लेकिन मान लो कभी ऐसी गलती हो जाती, कुछ टाइम सही नहीं रहा, तो आप दूसरे भी एग्जाम में टारगेट कर सकते हैं, या एक नोट्स के बल पर आप सारे एग्जाम्स को टैकल कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा पढ़ एकदम डीप में जा करके बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता हूँ ये वाले टॉपिक पे जो मैं हेडिंग दिलाया। तो अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण देखेंगे? पहले हमको देखना है, इसके कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं, जिसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। पहला हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं हस्तक्षेप के आधार पर। हस्तक्षेप के आधार पर मतलब इंटरफेरेंस के आधार पर, इंटरफेरेंस के आधार पर। दूसरा हम देखने वाले हैं क्षेत्र के आधार पर। दूसरा हम देख लेते हैं, सॉरी, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। इसके बाद से हम देखेंगे विश्व या वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर, या इसी को बोलते हैं विश्व बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के आधार पर, वर्ल्ड बैंक के आधार पर। इतने ग्राउंड्स पर हमको इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन देखना है। अब इसमें देखते हैं अलग अलग क्राइटेरिया जो है हमारा। पहला, हस्तक्षेप के आधार पर 3 तरह की इकोनॉमी हम देखेंगे। पहला पूंजीवादी, पूंजीवादी, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे समाजवादी, समाजवादी, और तीसरा हम देखेंगे मिश्रित, मिक्स्ड, ठीक है। इनका बहुत डिटेल बताऊंगा, परेशान नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद से विकास के आधार पर, विकास के आधार पर तो सबसे पहले कौन सी देखेंगे? अविकसित, अविकसित, फिर देखेंगे विकासशील, विकासशील, और फिर देखेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर इसके बाद से आता है क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर देख लेते हैं। पहला देखेंगे परंपरागत अर्थव्यवस्था, परंपरागत। दूसरा देखेंगे फिर हम आधुनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद से हम देखेंगे बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था,
खुली अर्थव्यवस्था, और इसके बाद से हम देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, कौन कौन सा हस्तक्षेप के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, इसके पास है विकास के आधार पर अविकसित, विकासशील और विकसित, परंपरागत, फिर आधुनिक, फिर बाजार, फिर बंद और खुली अर्थव्यवस्था। अब ये विश्व बैंक के आधार पर थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये। ठीक है, तो इतना लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका कैरेक्टर इधर लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो लास्ट वाला पार्ट था, हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, लिंक मेंशन करिए विश्व, वैश्विक या वर्ल्ड बैंक के आधार पर। लास्ट वाला हेडिंग था आपका, यही छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के आधार पर। तो कितनी तरह की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक के आधार पर देख लीजिएगा। पहले है निम्न आय वाली, ठीक है, निम्न मध्यम आय वाली, निम्न मध्यम आय वाली, फिर इसके बाद से है मध्यम आय वाली। ठीक है, अभी इसका इंग्लिश बता दूंगा, उच्च मध्यम आय वाली, उच्च मध्यम आय वाली। ठीक है, इसके बाद से है उच्च आय वाली औद्योगिक, यहाँ लिख दे रहा हूँ, औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्था, औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्था, पूर्वी यूरोपियन बाजार व्यवस्था, पूर्वी यूरोपियन बाजार व्यवस्था। ठीक है, इतने प्रकार से हमको देखना है वर्ल्ड बैंक के आधार पर। निम्न आय वाली, निम्न आय वाली मतलब लोअर इनकम के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को डिसाइड कर रहे हैं। तो निम्न आय वाली मतलब लोअर इनकम वाली, निम्न मध्यम आय वाली मतलब लोअर मिडिल इनकम वाली, मध्यम आय वाली मतलब मिडिल इनकम वाली, उच्च मध्यम आय वाली मतलब हायर मिडिल इनकम वाली, उच्च आय वाली मतलब हायर इनकम वाली, औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्था मतलब इंडस्ट्रियल बाजार सिस्टम और यूरोपियन बाजार सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक में आता है ये टर्म। ठीक है, इतने प्रकारों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास आप लोग को समझ में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम लोग ये सारी बातें देखना शुरू करेंगे डिटेल में। ठीक है, जो भी वर्गीकरण मैं बताया। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग, थिंकर्स के बारे में पढ़े, मतलब विचारधारा कैसी थी इकोनॉमिक्स को लेकर के। फिर इसके बाद से क्या देखें, इनमें से सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है। फिर इसके बाद से देखें कि जो रेगनर और फ्रिश चाहते हैं वो किस तरह से डिसाइड कर देते हैं कि ये वाला पार्ट माइक्रो होगा, ये वाला पार्ट मैक्रो होगा, और हमको कौन सा पार्ट पढ़ना था। फिर इसके बाद हम डिसाइड देखें कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होता है, किस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, कितने क्षेत्रों में बटा होता है, विकास के आधार पर कैसा होता है, ये सारी बातें। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका क्या देखेंगे, डिटेल देखना शुरू करेंगे एक एक करके, और धीरे धीरे अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई मत रोकिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, थैंक्स लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।